हेलो स्टूडेंट्स, आई होप अभी तक मैंने जितना आप लोगों को पढ़ाया है वो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो अब जो है आपको अभी सीखना है स्पेसिफिक स्पीड पंप का, सेंट्रीफ्यूगल पंप का स्पेसिफिक स्पीड क्या होता है। ठीक है, तो दो कंडीशंस हैं। अगर मैनोमेट्रिक हेड इक्वल टू 1 मीटर और इनसे जो डिस्चार्ज हो रहा है वो भी कितना है 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। इन दोनों की ये दोनों चीज़ें अगर सेटिस्फाई होती हैं तो उस समय जो स्पीड होगा वही हमारा क्या होगा, स्पेसिफिक स्पीड होगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं NS से। फिर से एक बार सुन लीजिए कि अगर मैनोमेट्रिक हेड इक्वल टू 1 मीटर और डिस्चार्ज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड है तो उस समय जो स्पीड होती है उसे हम लोग स्पेसिफिक स्पीड बोलते हैं। ठीक, यही चीज़ इसमें लिखी हुई है कि स्पेसिफिक स्पीड जो है वो क्या है, स्पीड ऑफ द जियोमेट्रिकली सिमिलर पंप। और इसका मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर पंप के लिए, ठीक है, तो वुड डिलीवर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड पर सेकेंड अगेंस्ट हेड ऑफ 1 मीटर। तब जो स्पीड होगा वो हमारा स्पेसिफिक स्पीड होता है। कुछ टर्म्स हैं जो अभी आप लोगों को आगे यूज़ होंगे, वो टर्म्स आप जानते हैं लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। Q इक्वल टू होता है डिस्चार्ज फॉर ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। कैपिटल D इक्वल टू होता है डाया ऑफ द इम्पेलर एंड विथ B इक्वल टू होता है विथ ऑफ द इम्पेलर। स्मॉल u इक्वल टू होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी। Vf इक्वल टेंजेंशियल वेलोसिटी नहीं होता है, Vf इक्वल टू होता है फ्लो वेलोसिटी। और Hm इक्वल टू होता है मैनोमेट्रिक हेड। कैपिटल Q का जो फॉर्मूला है वो आपको पता ही है, एक एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। अब जो इसमें जो फ्लो है आप लोगों को अगर शुरुआत में मैंने बताया क्या होता है, रेडियली फ्लो होता है, रेडियल होता है। तो यानी जो एरिया जो सामने आएगा वो कैसा आएगा, वो ये एरिया आएगा ऐसे, और ये इसका थिकनेस B। ठीक है, तो ये जो एरिया होगा पेरीफेरी जो हो गया पाई D, और जो इसकी थिकनेस हो गया ये B हो गया। और वेलोसिटी ऑफ फ्लो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q इक्वल टू हमें मिलेगा ये। ठीक, अब देखिए पाई तो ऐसे भी वैल्यू फिक्स होती है, तो Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, D, B और VF के। अब एक चीज़ हमें पता है कि विथ और डाया जो है प्रोपोर्शनल होते हैं, तो Q इज़ प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर VF हो जाएगा। एक और फॉर्मूला आपको पता है, वो क्या है कि U इक्वल टू यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी U इक्वल टू पाई DN बाई 60 होता है। तो पाई बाई 60 की वैल्यू तो ऐसे ही फिक्स होती है, तो U इज़ प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, DN हो जाएगा। इन्हें हम इक्वेशंस बना के रख लेते हैं। ओके, अच्छा, U वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ फ्लो, एक मिनट ये यूज़ होगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, और वो किसके बराबर होता है, √2g HM के। तो √2g ये वैल्यू तो कैसी हो जाएगी, ये वैल्यू तो है ये वैल्यू तो फिक्स वैल्यू है, तो प्रोपोर्शनल टू √HM हो जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि HM इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए HM इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U और इधर U इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DN, तो यानी √HM इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DN, ये लिख सकते हैं। ठीक, या फिर D इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √H/N लिख सकते हैं ये। ठीक, अभी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने जो एक इक्वेशन लिखा था, इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे देखिए ये देखिए ये, हाँ, और ये B इज़ प्रोपोर्शनल टू D, तो इससे क्या हो गया था, Q इज़ प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर VF। अब वही चीज़ आगे देखिए, ये Q इज़ प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर VF, और यानी D स्क्वायर VF के प्रोपोर्शनल हो गया। अब देखिए
डी का भी वैल्यू अभी अभी हमने निकाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए, डी इज़ प्रोपोर्शनल टू रूट एच बाई एन। तो ये वैल्यू डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच एम डिवाइड बाई एन स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गई एच एम डिवाइड बाई एन स्क्वायर, वी एफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, अब देखिए वी एफ भी ये लिखा हुआ है, वी एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच एम। तो वही चीज़ यहाँ पर भी रखते हैं, वी एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच एम। वैल्यू आ गया, ये हमारा इक्वेशन बना। Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच एम की पावर 3/2 डिवाइड बाई एन स्क्वायर। तो अगर इक्वल टू करेंगे तो Q इक्वल टू एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी K लगा देते हैं इंटू एच एम की पावर 3/2 डिवाइड बाई एन स्क्वायर। ठीक है, ये एक इक्वेशन बना के यहाँ पे इसमें रख देते हैं। अब एक कंडीशन हमें पता है, वो क्या है कि अगर h इक्वल टू 1 होता है और q इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड होता है, तो जो हमारा स्पीड होता है वही हमारा क्या हो जाता है, स्पेसिफिक स्पीड हो जाता है। ये वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, तो q इक्वल टू 1 रख दिया, एच एम इक्वल टू 1 रख दिया, तो क्या आ गया, k इक्वल टू एन स्क्वायर आ गया। अब ये वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में रखेंगे, तो q इक्वल टू k की जगह क्या हो जाएगा, एन एस स्क्वायर एच एम की पावर 3/2 एन स्क्वायर। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें एन एस की वैल्यू चाहिए। तो इससे हम लोग करते क्या हैं, एन एस स्क्वायर इक्वल टू क्यू एन स्क्वायर डिवाइड बाई एच एम की पावर 3/2। तो एन एस इक्वल टू हो जाएगा एन रूट क्यू डिवाइड बाई एच एम की पावर 3/4। ठीक है, नेक्स्ट जो ये स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला है ये यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है होता है मॉडल टेस्टिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। मॉडल टेस्टिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो एक चीज़ इसमें क्या है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस आपको बताए जाएंगे। ये आप लोगों को इससे पहले भी एफएम में भी जब मैंने बताया था ना, तब भी इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था। जो एक्चुअल जो मशीन होती है उसे हम लोग बोलते हैं प्रोटोटाइप बोलते हैं उसे। जो एक्चुअल में मशीन होती है वो क्या होती है, वो होती है प्रोटोटाइप, एक्चुअल मशीन। और जो इसका रेशियो में, इसी का जैसा रेशियो में हम लोग ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं जो देखने में ऐसा ही दिखे, हाँ उसकी लेंथ वगैरह इससे कम या ज़्यादा हो सकती है, ऐसा देखने में दिखे, जो कि स्टडी के लिए यूज़ किया जाए, एक्चुअल में यूज़ नहीं, स्टडी के लिए यूज़ किया जाए, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर को बोलते हैं मॉडल। ठीक, तो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है और ये क्या है, मॉडल है। तो अगर प्रोटोटाइप बहुत बड़ा होगा, तो जब पंप वगैरह भी बहुत बड़े बड़े बनाए जाते हैं, एक्चुअल जब प्रैक्टिस में बनाए जाते हैं, तो डायरेक्टली हम लोग कुछ भी हमें प्रेडिक्ट करना है तो हम जाके मतलब एक्चुअल में स्ट्रक्चर बना दें और उसके बाद हम उसकी एफिशिएंसी वगैरह हम चेक करें, तो ये सही नहीं होता है। तो हमें करना क्या होता है कि पहले से हम जो चीज़ें हैं उनकी स्पेसिफिकेशंस को ध्यान में रखते हुए एक मॉडल बनाते हैं, और मॉडल में हम जो रिज़ल्ट्स होते हैं उनको चेक करते हैं, और उस बेसिस पे हम प्रोटोटाइप जो है उसका बिहेवियर प्रेडिक्ट करते हैं, और उसके बिहेवियर या उसके रिज़ल्ट्स को ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए हम फिर काफ़ी कोशिश करते हैं। तो वही चीज़ इसमें बोली गई है कि लार्ज साइज़ पंप को बनाने से पहले हमें क्या होता है, कंप्लीट सिमिलैरिटी रखते हुए उसका एक्चुअल पंप जो प्रोटोटाइप होता है वो बनाना होता है, मॉडल बनाना होता है। ठीक है, कंप्लीट सिमिलैरिटी आप लोगों को ध्यान होगा, जियोमेट्रिक सिमिलैरिटी, कई तरीके की सिमिलैरिटी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो वो सारी सिमिलैरिटी होनी चाहिए उसमें। ठीक, नेक्स्ट क्या होता है कि जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं वो मॉडल पे किए जाते हैं, और उसके बेस पे प्रोटोटाइप का परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट किया जाता है। कंप्लीट सिमिलैरिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, और ये कब एग्जिस्ट करेगी, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। पहली कंडीशन क्या है कि स्पेसिफिक स्पीड ऑफ मॉडल इज़ इक्वल टू स्पेसिफिक स्पीड ऑफ प्रोटोटाइप होना चाहिए। ठीक है, तो अभी स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला अभी हमने देखा है, एन रूट क्यू डिवाइड बाई एच एम की पावर 3/4। ये वैल्यू
एक बार हमें मॉडल के लिए लेनी होगी, दूसरी बार हमें प्रोटोटाइप के लिए निकालनी होगी, और ये आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये पहली कंडीशन है, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ मॉडल इज इक्वल टू स्पेसिफिक स्पीड ऑफ प्रोटोटाइप होना चाहिए। दूसरा क्या कंडीशन है वो हम लोग देखते हैं। देखिए u इक्वल टू पाई डी एन बाई 60 होता है, यानी u प्रोपोर्शनल टू डी एन होता है। अभी थोड़े पहले हम लोगों ने देखा था ना, u प्रोपोर्शनल टू वी एफ, और वी एफ क्या होता है, रूट टू जी एच एम होता है। तो u इज़ प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली क्या हो गया, एच एम हो गया। अब ये u इज़ प्रोपोर्शनल टू डी एन, रू इज़ प्रोपोर्शनल टू एच एम, तो रूट एच एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एन, यानी रूट एच एम डिवाइड बाई डी एन इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यानी ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। जिस तरह स्पेसिफिक स्पीड भी एक कांस्टेंट वैल्यू थी, उसी तरह ये भी है। ठीक, तो ये जो वैल्यू है रूट एच एम डिवाइड बाई डी एन, ये मॉडल के लिए और प्रोटोटाइप के लिए, दोनों के लिए क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन क्या है, देखिए u जो q का जो फार्मूला है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, और b इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d होता है, तो q इज़ डी स्क्वायर बी एफ हो जाएगा, वी एफ हो जाएगा। अब वी एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू u प्रोपोर्शनल टू डी एन, ये अभी थोड़ी देर पहले ही ये चीज़ डिराइव हुई थी, देख लीजिए कहाँ पर हुई थी। वी एफ, ये देखो वी एफ और यू तो प्रोपोर्शनल हैं, और ये दोनों ही प्रोपोर्शनल होते हैं डी एन के। ये देखिए यहाँ पर है ये, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो अब वी एफ की जगह डी एन रख दिया है, तो क्यू इज़ प्रोपोर्शनल टू डी क्यू एन हो गया, यानी कि क्यू डिवाइड बाई डी क्यू एन की जो वैल्यू है वो क्या होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो मॉडल के लिए और प्रोटोटाइप के लिए इन दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। ये भी एक सिमिलैरिटी का क्लॉज होता है। अब देखिए फोर्थ कंडीशन क्या है। फोर्थ कंडीशन जो है वो पावर बेस पे है। तो पावर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, रो जी क्यू एच एम डिवाइड बाई, अरे मतलब नीटा नॉट की वैल्यू आपको पता होगी ना। ओवरऑल एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, ओवरऑल एफिशिएंसी इक्वल टू होता है, ओवरऑल एफिशिएंसी इक्वल टू ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हम लोग पंप पढ़ रहे हैं, तो ओवरऑल एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, टोटल वाटर पावर डिवाइड बाई शाफ्ट पावर। तो वाटर पावर क्या हो जाएगा, रो जी क्यू एच एम डिवाइड बाई 1000 डिवाइड बाई पी हो जाएगा। तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इधर एन भी इधर आ जाएगा, एन नॉट इधर आ जाएगा। तो वैल्यू जो हो जाएगी ये हो जाएगी। ओके, तो इस तरह अगर आप देखो तो रो जी 1000 नीटा नॉट, ये सब कुछ क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q मल्टीप्लाइड बाई एच एम हो जाएगा। तो Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब, Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब n होता है। ये चीज़ देखिए, ये चीज़ से पहले भी अभी डिराइव हुई होगी। Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब एन, ये देखिए ये है Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब एन, यही वैल्यू यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ कर दी गई है। Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब एन, और एच एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एन, ये भी अभी थोड़ी देर पहले डिराइव हुआ था। तो ये वैल्यू भी यूज़ कर लेते हैं, मल्टीप्लाई किया वैल्यू आ गई। P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी टू द पावर 5 n क्यूब, तो P बाई डी टू द पावर n क्यूब इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये वैल्यू P बाई डी की पावर 4 n क्यूब, ये वैल्यू मॉडल और प्रोटोटाइप दोनों के लिए सेम होनी चाहिए। ठीक, तो टोटल यही 4 कंडीशंस हैं, चारों कांस्टेंट जो हैं वो मॉडल और प्रोटोटाइप के लिए बराबर होने चाहिए। यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, कि जैसे मान लीजिए पावर ऑफ प्रोटोटाइप आपसे पूछ लिया जाएगा, मॉडल का प्रोटोटाइप, उसका डाया, उसकी स्पीड, और प्रोटोटाइप का डाया और स्पीड दिया जाएगा, और इसका पावर पूछ लिया जाएगा। ये एक क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, मतलब कुछ भी क्वेश्चन आएंगे एकदम फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, और वैल्यू जो है आप तुरंत निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, अभी टरबाइन में भी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व आपने पढ़े थे। अभी फिर आप कैरेक्टरिस्टिक कर्व सीखेंगे किसके लिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए।
तो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व होते क्या हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप पे हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, ठीक, तो उन एक्सपेरिमेंट का जो रिज़ल्ट हमें मिला उन्हें प्लॉट किया जाता है, ठीक, तो वो जो कर्व बनता है उसे हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि देखिए ये वो कर्व होते हैं जो कि प्लॉट किए जाते हैं, कई टेस्ट किए जाते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के और उनके रिजल्ट्स को प्लॉट किया जाता है, तो ये कर्व मिलते हैं जिन्हें बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। ये इन कर्व की ज़रूरत क्यों होती है, उसकी जो पंप है उसकी परफॉर्मेंस और उसके बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर जैसे आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पता है ना, तो अगर आपको एक बार आपने कर्व बना लिया, जैसे कि मान लीजिए ऐसे है कोई भी कर्व, ये मैं नहीं कह रही कि यही चीज़, सपोज़ यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रेस स्ट्रेन है और ये आपने कर्व बना लिया, तो किसी भी पॉइंट पे आप इसकी वैल्यू को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो इसी तरह एक बार कर्व बन जाता है तो जो पंप है उसका बिहेवियर जो है और उसका परफॉर्मेंस जो है वो प्रेडिक्ट किया जा सकता है डिफरेंट फ्लो हेड और फ्लो रेट हेड और स्पीड बेसिस पे। कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो हैं वो आपको बताए जाएंगे। जो फर्स्ट होता है वो होता है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, दूसरा होता है ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व और तीसरा होता है कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व। सबसे पहले मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व क्या होते हैं कि इसमें पूरे सभी केसेस में क्या होता है, HM इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, ठीक। जो भी कर्व बनेंगे उसमें क्या होता है, HM इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। इसमें हम लोग करते क्या हैं, हम लोग x डायरेक्शन में स्पीड को शो करते हैं और y डायरेक्शन में हम लोग पावर को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। ये एक कर्व बना, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है। दूसरा कर्व x डायरेक्शन में स्पीड को रिप्रेजेंट करेंगे और y डायरेक्शन में HM को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर कुछ भी ऐसे कुछ भी कर्व बनेगा, ठीक। थर्ड क्या है, स्पीड x डायरेक्शन में होगा और y डायरेक्शन में होगा क्या, डिस्चार्ज, फिर कुछ वैल्यू बचेगी, फिर कुछ बनेगा डायग्राम, ठीक है। तीनों ही केसेस में क्या होता है, HM इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है और x डायरेक्शन में स्पीड होती है, ठीक, और y डायरेक्शन में डिस्चार्ज, मैनोमेट्रिक हेड एंड पावर, इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक। अब एक एक चीज़ के बारे में, एक एक कर्व के बारे में देख लेते हैं। देखिए कर्व को बनाने से पहले ज़रा ये चीज़ दी हुई है, इसे आप देखिए अभी जो आप लोगों ने 3-4 कंडीशंस देखी थी वो यही थी। देखिए रूट HM डिवाइड बाई DM जो है वो कांस्टेंट होता है। अभी थोड़ी देर पहले जो आप लोग सीख रहे थे, देख लीजिए, तो आप लोगों को मिलेगा भी नहीं। ये देखिए, ये जो है ये रूट HM डिवाइड बाई DM इक्वल टू कांस्टेंट है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर यूज़ की जाएगी, रूट HM डिवाइड बाई DN। रूट HM डिवाइड बाई DN जो है वो कांस्टेंट है। यानी क्या है कि एक पर्टिकुलर टरबाइन के लिए अब डाया तो बार बार चेंज होगा नहीं, तो यानी रूट HM इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, यानी HM इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर। अभी मैंने क्या बोला, HM किधर साइड रहेगा, y डायरेक्शन में रहेगा और x डायरेक्शन में रहेगा n। यानी जब हम HM का वेरिएशन ड्रॉ करेंगे विद रिस्पेक्ट टू n, तो हमें क्या मिलेगा, एक पैराबोला मिलेगा, n स्क्वायर ना, हमें एक पैराबोला मिलेगा, यानी कुछ ऐसा कर्व जो है वो हमें मिलता है। ओके, एक और चीज़ है कि सभी उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो इसमें जब हम लोग ये कर्व ड्रॉ करते हैं, मतलब HM का कर्व ड्रॉ करते हैं, मतलब मैनोमेट्रिक हेड का वेरिएशन ड्रॉ करते हैं, तब क्या होता है, हमारा Q इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। 3 कर्व बनेंगे, एक पावर के लिए बनेगा, एक हेड के लिए बनेगा और एक डिस्चार्ज के लिए बनेगा। तीनों के लिए अलग अलग चीज़ें कांस्टेंट होगी, ठीक। तो जब हम HM का वेरिएशन ड्रॉ कर रहे होंगे, यानी HM इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर ड्रॉ कर रहे होंगे, तो उस समय
Q इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। अब ये क्या होगा, ये एक पैराबोलिक वेरिएशन शो करता है। इस चीज़ को हम देख लेते हैं डायग्राम में। ये देखिए, ये डायग्राम में ये चीज़, ये ये वाला देखिए, H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, पैराबोलिक है, और Q जो है इसमें है कांस्टेंट। ये इधर HM और इधर स्पीड, यही सब चीज़ें मैंने आपको बताई। सेकंड देख लेते हैं, वेरिएशन जो है वो P का वेरिएशन है। ये भी फॉर्मूला जो है वो ऑलरेडी गिवन है, ये आप लोगों ने ये निकाला है। देखिए, P अपॉन d⁵ n क्यूब, यही चीज़ देखिए यहाँ पर है, P अपॉन d⁵ n क्यूब। ये P अपॉन d⁵ n क्यूब जो है वो कांस्टेंट है। तो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d⁵ n क्यूब, ये बात क्लियर है। एक पर्टिकुलर टर्बाइन के लिए D की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, तो क्या हो जाएगा, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। मतलब अगर P का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू n हम ड्रॉ करेंगे तो हमें एक क्यूबिक कर्व मिलेगा। यानी जो कर्व ड्रॉ होगा वो कैसे ड्रॉ होगा, जो कर्व ड्रॉ होगा वो कुछ इस तरह ड्रॉ होगा, क्यूबिक कर्व हमें मिलेगा। जब हम लोग P का वेरिएशन ड्रॉ करते हैं, P इधर होगा, n होगा, और P इज़ प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, एक क्यूबिक कर्व मिलेगा। और Q और H दोनों क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। Q और H दोनों ही क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अब यही चीज़ हम देखते हैं डायग्राम में। डायग्राम में देखिए, जो रेड कलर से शो है ये वाला, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, जो कर्व बन रहा है वो क्यूबिक कर्व बन रहा है। क्यूबिक कर्व क्यों बन रहा है वो भी आप लोगों को बताया है। और Q और H जो है वो इस केस में कांस्टेंट होते हैं। थर्ड जो हमारा बचा वो देखिए, Q का वेरिएशन है। तो Q का वेरिएशन भी देख लीजिए, अभी फॉर्मूला डेराइव किया है, ये देखिए, Q डिवाइड बाई d क्यूब n, Q डिवाइड बाई d क्यूब n जो है वो कांस्टेंट होता है। ये देखिए, Q डिवाइड बाई d क्यूब n कांस्टेंट होता है, यानी क्या हो जाएगा, Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d क्यूब n। एक पर्टिकुलर टर्बाइन के लिए कांस्टेंट होगा, यानी Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। यानी ये क्या शो करेगा, एक स्ट्रेट लाइन शो करेगा। इसके अलावा इसमें क्या होता है, HM इक्वल टू हम लोग क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। ठीक, तो ये देखिए, ये कर्व बना, ये कि S डायरेक्शन में हमने रिप्रेजेंट किया है स्पीड को, Y डायरेक्शन में हमने रिप्रेजेंट किया है डिस्चार्ज को, और एक स्ट्रेट लाइन बना है Q प्रोपोर्शनल टू N, एक स्ट्रेट लाइन बना है। और इस केस के लिए क्या होता है, HM इक्वल टू कांस्टेंट रखा जाता है। ठीक, ये हमने जो सीखा, ये क्या सीखा हमने, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व देखा हमने। सेकंड जो है वो हमें देखना है ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। तो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व देखते हैं। देखिए, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, अभी देखिए जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व था उसमें सभी चीज़ें स्पीड के रिस्पेक्ट में ड्रॉ की गई थी। ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, स्पीड को हम कांस्टेंट मानते हैं। स्पीड जो है, पूरे जितने भी कर्व हम बनाएंगे उन सभी में क्या होगा, स्पीड को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे। और किसका वेरिएशन ड्रॉ किया जाता है, मैनोमेट्रिक हेड का वेरिएशन ड्रॉ किया जाता है, पावर का वेरिएशन ड्रॉ किया जाता है, और एफिशिएंसी का वेरिएशन ड्रॉ किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू किसके, डिस्चार्ज के। ठीक है, मतलब कि एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, और पूरे इसमें एफिशिएंसी जो है यानी स्पीड जो है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और वाई डायरेक्शन में मैनोमेट्रिक हेड होगा। ठीक, तो एक कर्व बनेगा, वो क्या होता है, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व होता है। पावर रहेगा वाई डायरेक्शन में तो भी वो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व होता है, और एफिशिएंसी रहेगा वाई डायरेक्शन में तो भी वो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व होता है। ठीक, वही चीज़ आपको यहाँ पर बोली गई है कि देखिए, स्पीड को अगर हम कांस्टेंट रखें तो वेरिएशन ऑफ मैनोमेट्रिक हेड, पावर और एफिशिएंसी किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू डिस्चार्ज जो है ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व जो है वो बनाता है। ओके, अब ये चीज़ें जो हैं यहाँ पर देखते हैं। अब ये कर्व जो हैं यहाँ पर बने हुए हैं, अब इन कर्व के बारे में
हम लोग थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं। ज़रा हम बात करें इनपुट पावर की, तो ये देखिए इनपुट पावर वाला जो कर्व है ये बना हुआ है, इसमें देखिए ज़ीरो मतलब ज़ीरो डिस्चार्ज में भी जो पावर है वो ज़ीरो नहीं है। इसका रीज़न ये है कि मतलब ओरिजिन से नहीं जा रहा है इनपुट पावर का कर्व। इसका मतलब है कि Q इक्वल टू ज़ीरो डिस्चार्ज पे भी हमें क्या करना पड़ रहा है, कुछ पावर देना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ज़ीरो डिस्चार्ज पे भी कुछ पावर की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल लॉसेस को हमें क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। तो उन मैकेनिकल लॉसेस को जो बैलेंस करने के लिए हम धीरे धीरे पावर देते हैं। जब वो मैकेनिकल लॉसेस बैलेंस हो जाती हैं, मतलब इतना पावर हमें देना पड़ेगा मैकेनिकल लॉसेस को बैलेंस करने के लिए। जब सफिशिएंट पावर उसको दे दिया जाता है, उसके बाद डिस्चार्ज होना जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, ये बात हुआ इनपुट पावर के बारे में। अब देखिए आउटपुट पावर के बारे में। आउटपुट पावर जो है वो प्रोपोर्शनल है। तो देखिए आउटपुट पावर के बारे में ये है कि देखिए Q का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रो आउटपुट पावर जो होता है वो क्या होता है, रो जी क्यू एच, ये होता है ना। तो आउटपुट पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो जी क्यू एच। ठीक, तो अगर Q इक्वल टू ज़ीरो हो गया तो मतलब P इक्वल टू भी ज़ीरो हो गया। ठीक, Q इक्वल टू ज़ीरो पे P इक्वल टू ज़ीरो, वही चीज़ यहाँ पे देखिए शोन है, कहाँ है, आउटपुट पावर का ये है। और देखिए ये Q इक्वल टू ज़ीरो है तो यहाँ पे P इक्वल टू भी हमारा ज़ीरो है। आउटपुट पावर की बात हो रही है। नेक्स्ट जो है एफिशिएंसी कर्व देखते हैं। देखिए एफिशिएंसी कर्व भी देखिए ये कहाँ से पास हो रहा है, इसके ओरिजिन से ही पास हो रहा है ये एफिशिएंसी कर्व। ठीक है, तो ये भी यही होता है कि Q इक्वल टू ज़ीरो होगा तो सीधी बात है आउटपुट पावर इक्वल टू ज़ीरो होगा, आउटपुट पावर इक्वल टू ज़ीरो होगा तो नीटा इक्वल टू भी ज़ीरो होगा। सिंपल, इसलिए Q इक्वल टू ज़ीरो पे ये सेंटर से ही होके जा रहा है। और Q इक्वल टू ज़ीरो पर मैक्सिमम वैल्यू हेड की मिलती है। ये देखिए Q इक्वल टू ज़ीरो पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हेड जो है मिलती है। जैसे जैसे Q बढ़ता जाता है हेड का वैल्यू क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक, तो ये आपके ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के बारे में थोड़ा सा था। होता क्या है, वैसे स्पीड को कांस्टेंट रखना होता है, एक्स डायरेक्शन में डिस्चार्ज होता है और वाई डायरेक्शन में एफिशिएंसी, पावर और हेड, ये तीनों ड्रॉ किए जाते हैं। ठीक है, बस 3-4 चीज़ें और ध्यान रखनी होती हैं कि एफिशिएंसी और आउटपुट। देखिए जो आउटपुट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो Q इक्वल टू ज़ीरो पे आउटपुट पावर इक्वल टू ज़ीरो और आउटपुट पावर इक्वल टू ज़ीरो होता है, एफिशिएंसी इक्वल टू ज़ीरो। इनपुट पावर जो होता है वो ओरिजिन से नहीं निकलता है, Q इक्वल टू ज़ीरो पे भी कुछ मैकेनिकल लॉसेस होती हैं, उनको बैलेंस करने के लिए कुछ हमें पावर इनपुट करना पड़ता है। और Q इक्वल टू ज़ीरो पे मैक्सिमम हेड अचीव होता है। नेक्स्ट जो है वो है कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व। ओके, तो कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व देखना होगा हमें। देखिए कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व क्या होता है, इसको समझिए। ये इससे पहले भी आप लोग ऐसे देख चुके हैं। ये देखिए दो कर्व बना देते हैं। ठीक, एक्स डायरेक्शन में हम यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करेंगे, Q पे, और यहाँ पे भी एक्स डायरेक्शन में किसको रिप्रेजेंट करेंगे, Q को। वाई डायरेक्शन में यहाँ पे क्या होगा, एफिशिएंसी, और यहाँ पे वाई डायरेक्शन में क्या होगा, H होगा। ठीक है, H होगा। तो Q और H पे डिफरेंट स्पीड के लिए जब हम लोग कर्व ड्रॉ करते हैं तो N1, N2, N3, N4, ठीक, ऐसे तो ये कर्व ड्रॉ हो गए, अलग अलग स्पीड के लिए ड्रॉ हो गए। ठीक है, और फिर ये जो दूसरा बना हुआ है एफिशिएंसी और डिस्चार्ज के लिए, एक स्पीड के लिए N1, दूसरा N2, तीसरा N3, चौथा N4, ऐसे। ठीक, कांस्टेंट एफिशिएंसी तो क्या होगा, एक ये एफिशिएंसी यहाँ पे सपोज़ कुछ 20% एफिशिएंसी पे हमने एक लाइन खींच दी। अब ये लाइन जो है जहाँ जहाँ पर ये कर्व को कट कर रही है
यानी n वर्सेस q के कर्व को कट कर रही है, उन्हीं कर्व के उन्हीं स्पीड वाले कर्व को ऊपर h वर्सेस q पे हमें कट करना होता है। जैसे कि ये वाला कर्व मान लीजिए n1 का है और ये सबसे पहले जो मैंने बनाया था ये n1 का है, ठीक है। तो देखिए ये कर्व यहाँ पे कट पॉइंट यहाँ से सीधे जा रहा है, इसको यहाँ पे टच किया, ये दूसरा कट पॉइंट यहाँ से गया, इसको यहाँ पे टच किया, ठीक। दूसरा कर्व देखते हैं, ये मान लीजिए ये वाला जो कर्व मान लीजिए ये n2 है और इसमें ये वाला कर्व जो है ये n2 के लिए है, ठीक है। तो ये वाला कर्व जो है यहाँ पे इसको ऐसे टच करेगा, यहाँ पे इसको क्या करेगा, ऐसे टच करेगा, ठीक। तो अब देखिए अभी बहुत ज़्यादा के लिए जगह नहीं है क्योंकि ये बहुत आगे बढ़ चुका है, तो हम सिर्फ 2 पे ही ड्रॉ कर देते हैं। तब ये जो कर्व हमें ड्रॉ करेंगे वो कैसा ड्रॉ करेंगे, वो देखिए ऐसा करके ऐसा ड्रॉ होगा, इन्हीं पॉइंट्स को मिला देना होता है। अभी बाकी भी ड्रॉ होते तो ऐसा ड्रॉ हो जाता है, ऐसा पूरा ड्रॉ हो जाता है। ये एक एफिशिएंसी के लिए बना, इसे बोलते हैं कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व 20% के लिए। अभी 30% के लिए होता तो ऐसा होता, 40 के लिए होता और ऐसा होता, कुछ इस तरह, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी कर्व, इससे क्या हुआ आपका पूरा ये देखिए यही चीज़ यहाँ पर ऐसे बनाई गई है, यही चीज़ हमने यहाँ पर ऐसे बनाई है, ठीक। ये होते हैं कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व और ये टॉपिक जो है यहाँ पर ख़त्म हुआ। तो अभी इसमें क्या सीखा आपने, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व सीखे आपने और स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है और मॉडल टेस्टिंग के लिए क्या रूल्स होते हैं, इतना आप लोगों ने सीखा है। अब बहुत छोटे छोटे 2-3-4 टॉपिक आप लोगों के बचे हैं, वो भी अभी आप लोग सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू।